हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जियोलॉजी के पेपर बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के लास्ट ईयर यानी 2025 के एमसीक्यू पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, एंजाइम एक्शन रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, फिर डाइजेशन रेस्पिरेशन सर्कुलर एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी और मस्कुलर सिस्टम। इनसे टोटल 100 क्वेश्चंस है और इस वीडियो में हम लोग इस साल क्या क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड उस पर भी डिस्कस करेंगे। बच्चों, पहला सवाल क्या है? इनमें से कौन इमिनो एसिड है? ध्यान देना है, एमिनो नहीं इमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड की बात की जाए तो एमिनो एसिड क्या होते हैं? एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, एक तरफ एमिनो ग्रुप रहता है, एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ कोई आर ग्रुप रहता है जिससे अलग अलग एमिनो एसिड बनते हैं। तो इमिनो एसिड में क्या होता है कि इमिनो एसिड एक खास तरह का एमिनो एसिड होता है जहाँ ये CH2 दो ग्रुप होते हैं और एक और CH2 होता है। इन CH2 से क्या होता है? नाइट्रोजन जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? एक रिंग बन जाता है जिसको क्या कहते हैं? इमिनो एसिड। इसमें जो इस एग्जाम्पल में इमिनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है? प्रोलीन है। प्रोलीन जो एमिनो एसिड है वो क्या है? एक सेकेंडरी एमीन समूह है। इसलिए हमेशा क्या होता है? एक कार्बन से एक NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है। यहाँ क्या है? इस NH2 ग्रुप से भी एक दूसरा कार्बन जुड़ा है। तो इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी इमिनो एसिड भी कहते हैं या इमिनो एसिड कहते हैं। तो इमिनो एसिड कभी भी आए तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्रोलीन होगा। तो प्रोलीन को एक चीज और क्वेश्चन आ सकता है प्रोलीन के बारे में, इसको हेलिक्स ब्रेकर एमिनो एसिड भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखना है स्टूडेंट कि प्रोलीन का दूसरा क्या नाम है? हेलिक्स ब्रेकर इमिनो एसिड। और ये क्या है? एक साइक्लिक रिंग भी बनाता है। तो इससे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि इमिनो एसिड कौन है, हेलिक्स ब्रेकर इमिनो एसिड कौन है और रिंग वाले इमिनो एसिड कौन है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के लिए विटामिन ए का कौन सा रूप आवश्यक है? तो बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो आंखों का जो रेटिना होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो रोडोप्सिन एक पिगमेंट होता है जो कम लाइट में देखने में मदद करता है। तो ये जो रोडोप्सिन होता है ये एक केमिकल है कि उसका क्या नाम है? 11 सिस रेटिनॉल। तो इस जो 11 सेल्स रेटिनॉल है इसी रोडोप्सिन का प्रमुख हिस्सा है। अगर पूछा जाए रोडोप्सिन किससे बना है तो ये 11 सेल्स रेटिनॉल से बना है। तो जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये जो रेटिनॉल में बदल जाता है, 11 सिस रेटिनॉल किस में बदल जाता है? रेटिनॉल में बदल जाता है जिससे दिमाग को सिग्नल पहुंचता है और हम इसको देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 11 सिस रेटिनॉल। यहाँ ध्यान रखना है रेटिनॉल नहीं रेटिनॉल है, AL है। अगला सवाल है, वसा के पाचन यानी फैट के डाइजेशन में इनमें से कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? लाइपेज। लाइपेज है। लाइपेज क्या होता है? ये कहाँ से निकलता है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लाइपेज एंजाइम फैट के लिए जो जरूरी है वो कहाँ से बनता है? तो ये बच्चों पैंक्रियास होता है हमारे शरीर में। तो पैंक्रियास द्वारा स्रावित होता है। ये वसा के अणुओं को क्या करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो वसा के पाचन के लिए एक और चीज जरूरी होता है जिसे क्या कहते हैं? बाइल जूस। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसका बाइल जूस का क्या काम है? एमल्सिफिकेशन करना। तो ये सब टर्म याद रखना है। तो वसा के पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइपेज एंजाइम, जो कहाँ से आता है? पैंक्रियास से। एक और चीज जरूरी होता है जो लीवर से आता है जिसको क्या कहते हैं? बाइल जूस। ये भी फैट को क्या करता है? एमल्सिफिकेशन करता है जिससे फैट डाइजेस्ट हो पाता है। अब सवाल है, आवश्यक एमिनो एसिड क्या है? कौन से ऐसे एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल है? तो बच्चों, हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड चाहिए जिसमें कुछ आवश्यक है कुछ अनावश्यक है। आवश्यक अमीनो एसिड वो है जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसे हमें खाने से भोजन से लेना पड़ता है।
तो इस 20 में से टोटल 9 ऐसे हैं जिनमें लाइसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन जैसे नाम शामिल है। यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बी, इन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता। और इसके अगर एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं तो सबसे एग्जाम्पल क्या है? लाइसिन है, वैलिन है और ट्रिप्टोफैन है। कभी कभी इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, ऊर्जा का तत्काल स्रोत क्या है? तो बच्चों, जब शरीर को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है? जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ढूंढता है। तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एक मोनोसैकेराइड होता है और इसको डाइजेशन का भी आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ये तुरंत टूटकर क्या देता है? एटीपी देता है। तो इसीलिए जब भी जरूरत पड़ता है, आप लोग देखे होंगे खिलाड़ियों को, या जब शरीर कमजोर होता है, धूप से आते हैं तो उनको क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज पिलाया जाता है, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी का तत्काल स्रोत है। अगला सवाल है, ग्राफियन फॉलिकल किस अंग में पाया जाता है? तो ग्राफियन फॉलिकल बच्चों ओवरी में होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफियन फॉलिकल किस में होता है? ओवम में होता है। ये ओव्यूलेशन से ठीक पहले का स्टेज है। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो फॉलिकल क्या होता है? एक से बाहर निकलता है और बाद में किस में चेंज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये किसका पार्ट हो गया? ओवरी का। अगला सवाल है, कौन छोटे संदेशवाहक अणुओं के रूप में कार्य करते हैं? स्मॉल मैसेंजर सेल्स में कौन से होते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर क्या है? इक्सोनाइट्स होते हैं। तो इकोसिनॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में कोशिकाएं एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। जो इकोसिनॉइड्स होते हैं ये 20 कार्बन वाले क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं। कोई इसका पूछ सकता है इकोसिनॉइड्स का केमिकल नेम क्या है? तो ये क्या होते हैं? एरेकिडोनिक एसिड से बनते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स भी शामिल होते हैं। ये इन्फ्लामेशन, ब्लड क्लॉटिंग और दर्द के संकेतों को नियंत्रित करने वाला एक लोकल हार्मोन है। तो इसको याद रखना है कि ये क्या है? स्मॉल मैसेंजर है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा प्रोटीन है? तो बच्चों, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन। कोलेजन क्या है? फाइबरस प्रोटीन है। ये हमारे शरीर के लगभग 25 से 35% प्रोटीन कोलेजन ही होता है। ये हमारी त्वचा, हड्डियां, टेंडन, कार्टिलेज को मजबूत देता है। इसे शरीर का ग्लू भी कहा जाता है, क्योंकि ये टिश्यूज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा यानी फैट का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करता है? तो बच्चों, वसा जो होता है, तेल, फैट, ये पानी में नहीं घुलता, इसीलिए पाचन इसका मुश्किल होता है, क्योंकि डाइजेशन हमेशा पानी के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इसमें बाइल सॉल्ट्स वसा की छोटी छोटी बूंदों को जोड़ देता है, तो वसा का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे लाइपेज एंजाइम उस पर आसानी से काम करता है। तो ध्यान रहे, बाइल पिगमेंट एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो पाचन में मदद नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाइल सॉल्ट्स। तो पैंक्रियाटिक जूस नहीं होगा। HCl तो स्टमक में होता है, और बाइल पिगमेंट्स क्या है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये इमल्सिफिकेशन में मदद नहीं करता। तो मदद कौन करता है? बाइल सॉल्ट्स करता है। तो बच्चों, अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट का पता किस टेस्ट से लगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? मॉलिस टेस्ट। तो मॉलिस टेस्ट, किसी भी अननोन आपको कार्बोहाइड्रेट में जानना हो तो उसके लिए मॉलिस टेस्ट करते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का यूज किया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? फरफुराल। तो इसको याद रखना है कि क्या किस में बदलता है? फरफुराल में बदल देता है। ये फरफुराल क्या होता है? फिर एक और दूसरा केमिकल डालते हैं, अल्फा नेफ्थॉल। तो इसके साथ रिएक्ट करके एक बैगनी रंग का वायलेट रिंग बनाता है। जो आयोडीन टेस्ट होता है, इसको याद रखना है, ये सिर्फ स्टार्च के लिए होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि आयोडीन टेस्ट केवल स्टार्च के लिए होता है, जबकि मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है? लगभग सभी हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का सबसे लास्ट में क्या बनता है? तो बच्चों, इसमें क्या बनता है? पायरुविक एसिड। एक और क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटो
प्लाज्म में होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का अणु टूट के किस में बनता है, पायरुविक एसिड के दो। ग्लूकोज कितना होता है, 6 कार्बन, और ये 2 पायरुविक एसिड में बदलता है। और पायरुविक एसिड कितने होते हैं, 3 कार्बन, और इसमें ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता है। और अंत में क्या बनता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनता है और 2 NADH बनता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम इनमें से किससे सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो एंजाइम क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन की संरचना जो होती है वो बाहरी वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। तो हर एंजाइम के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे मानव शरीर में कितना है, 37 डिग्री। इससे अधिक तापमान पर एंजाइम टूट सकते हैं। और हर एंजाइम का एक क्या होता है, विशिष्ट पीएच होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे पेप्सिन होता है जो एसिडिक मीडियम में ही स्टमक में काम करता है। इसीलिए टेम्परेचर और पीएच दोनों क्या होते हैं, इसको बदलाव एंजाइम के काम को इफेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों फिर क्या है, खाली जगह है और लिखा है सबसे तेज एंजाइम क्या है। तो बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। ये ब्लड में CO2 और पानी के बीच की प्रतिक्रिया को तेज करता है। तो ये 1 सेकेंड में लगभग 6 लाख अणुओं को कार्बोनिक एसिड में बदल देता है। बिना इस एंजाइम के हमारे शरीर में CO2 का बाहर निकलना बहुत धीमा हो जाता है, जिससे जीवन संभव नहीं हो सकता। तो याद रखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, फास्टेस्ट एंजाइम है। जो अगला सवाल है, सबसे छोटा पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है। तो बच्चों हार्मोन या तो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं या प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो एक हार्मोन है जिसका क्या नाम है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या इसको TRH कहते हैं। इसको इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, बस 3 एमिनो एसिड का बना होता है। ये एक सबसे छोटा सा हार्मोन है। इसका क्या काम है, इसका काम है पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जो ये ग्लूकेगॉन है और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जैसे हार्मोन है, ये काफी लंबे पेप्टाइड के हैं। तो इन सबको याद रखना है, ये किसके एग्जाम्पल है, पेप्टाइड हार्मोन के भी एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पेप्टाइड हार्मोन का एग्जाम्पल क्या है। और सबसे छोटा याद रखना है कौन है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगला है कि क्विनन की अंतिम उत्पाद है, मतलब फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन होने पे क्या बनता है। तो फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक प्रोसेस है जो मुख्य रूप से ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। इस प्रक्रिया में एंजाइम की मदद से ग्लूकोज का अधूरा ऑक्सीडेशन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फिर खाली जगह है कि एक आवश्यक फैटी एसिड कौन सा है, एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है। तो बच्चों लिनोलेनिक एसिड क्या होता है, ये एसेंशियल फैटी एसिड है। तो इसके दो उदाहरण है, मुख्य रूप से दो आवश्यक फैटी एसिड होते हैं। एक तो आपका लिनोलेनिक एसिड है, दूसरा लाइनो, एक ही जैसा स्पेलिंग है, लाइनोलेनिक एसिड। एक हो गया लाइनोलेनिक और दूसरा क्या होता है, लिनोलेइक एसिड। तो दोनों को याद रखना है, लाइनोलेनिक और लाइनोलिक। लाइनोलिक और लाइनोलेनिक, ये दोनों क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। एसेंशियल क्यों है, ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के स्रोत होते हैं जो ब्रेन के कार्य और सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली की क्या नेचर होता है, मतलब परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, नॉन परमिएबल है। तो बच्चों कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। ये कुछ छोटे अणुओं को आने देती है और बाकी को नहीं आने देती है। अगला है स्मूथ एंडोप्लास्टिकुलम रेटिकुलम में इनमें से क्या करता है। तो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। रफ में क्या होते हैं, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस होता है, जबकि स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्मूथ दिखता है। और इसमें क्या होता है, लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण होता है। तो इसका किससे काम है, लिपिड के बायोसिंथेसिस से। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किस प्रोसेस को, साइनाइड एक केमिकल होता है जो जहरीला होता है, किस प्रोसेस को रोकता है। तो साइनाइड इतना घातक इसलिए है क्योंकि ये कोशिका के पावर हाउस पर सीधा हमला करता है। ये एक एंजाइम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो ये इनहिबिट किसको करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है, साइटोक्रोम C।
ऑक्सीडेज। ये साइनाइड क्या होता है, इससे जुड़ जाता है और ये एंजाइम काम नहीं करता। इससे कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है और एनर्जी बनना, एटीपी बनना रुक जाता है और बिना एनर्जी के कोशिकाएं कुछ सेकेंड्स में ही क्या होती है, दम तोड़ देती है। तो साइनाइड पॉइजनिंग किसको इफेक्ट करता है, साइटोक्रोम सी को, जो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अगला है एक्शन पोटेंशियल खाली जगह में उत्पन्न होता है, न्यूरॉन सेल में, मसल सेल्स में, या दोनों में, या किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यूरॉन और मसल सेल। तो बच्चों, एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसके माध्यम से क्या होता है, कोशिकाएं संदेश भेजती है, कहाँ तक, हमारे दिमाग तक। तो ये मांसपेशी न्यूरॉन दोनों में होता है। तो बच्चों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मानव शरीर में जो रक्त वाहिकाओं का काम है वो आमतौर पर निश्चित होता है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। एक है पल्मोनरी वाहिकाएं। तो सामान्यतः जो धमनियां होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इसी प्रकार जो पल्मोनरी वेन होता है वो क्या काम करता है, वो ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला भी गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों किसके पॉलीमर है। तो बच्चों, स्टार्च पौधों में ऊर्जा का संचय करता है, जबकि ग्लाइकोजन एनिमल्स में और मनुष्य में। तो कभी कभी पूछा जाता है ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो इसको भी बच्चों याद रख सकते हैं। ये लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है। दोनों किसके पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज के। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में एक अंतर होता है, स्टार्च क्या होता है, कम ब्रांच्ड होता है, जबकि ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है। अगला सवाल है, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो कैसीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो केवल दूध वाले उत्पादों में पाया जाता है। तो कैसीन दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये मुख्य प्रोटीन है, इसे इसी से सफेद रंग आता है। ये एक फास्फोप्रोटीन है जो शरीर को धीरे धीरे अमीनो एसिड को देता है। तो दूध में कैसीन के अलावा एक और प्रोटीन भी होता है जिसको क्या कहते हैं, वी प्रोटीन करते हैं, WHEY। लेकिन कैसीन कितना परसेंट होता है, ये मिल्क में 80%, प्रोटीन का 80% क्या होता है, यही कैसीन होता है। अगला सवाल है, कंकाल की मांसपेशियों में संकुचन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। तो स्केलेटल मसल में कंट्रैक्शन के लिए कौन सा इनिशियल प्रोसेस आवश्यक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत जटिल केमिकल रिएक्शन है जहां कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब मांसपेशियों में नर्व से सिग्नल आता है तो सेल्स के अंदर रहे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करते हैं, कैल्शियम रिलीज करते हैं। और ये कैल्शियम किससे जुड़ता है, ये ट्रोपोनिन से जुड़ता है। तो जब ये ट्रोपोनिन से जुड़ता है तो इस क्या होता है, इससे एक्टिन फिलामेंट पर मौजूद बाइंडिंग साइट्स खुल जाते हैं। इसके बाद ही मायोसिन एक्टिन से जुड़ पाता है। तो पहला स्टेप क्या है, कैल्शियम का ट्रोपोनिन से जुड़ना। अगला है, लैंगरहैंस के आइलेट्स क्या उत्पन्न करते हैं। तो जो हम लोगों का अग्नाशय है यानी पैंक्रियास, इसका एक एंडोक्राइन हिस्सा होता है जिसको क्या कहते हैं, लैंगरहैंस के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं। तो जो अल्फा सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ग्लूकेगॉन बनाते हैं जो ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। वहीं बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं जो ब्लड में शुगर को कम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, बोथ ए एंड सी। अगला सवाल है, हमारे फेफड़े का वाइटल कैपेसिटी क्या है। तो बच्चों, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, हवा का वो अधिकतम मात्रा जिसे एक व्यक्ति गहरी सांस लेने के बाद पूरी ताकत से बाहर निकलता है। तो कभी कभी पूछा जाता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4800 ml होता है। एवरेज क्या होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में 4600 से 4800 होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तीन चीजों का योग है, एक क्या है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और तीसरा क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो वाइटल कैपेसिटी होता है ये तीनों का योग होता है और इसका वैल्यू क्या है, 4800 ml। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या है, विटामिन के।
तो विटामिन के कहाँ बनता है? ये लीवर में होता है, जो एक केमिकल होता है जिसका क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन का क्या है? ये थक्का जमाने वाला फैक्टर होता है। इसकी कमी से मामूली चोट लगने पे भी अत्यधिक ब्लड निकल जाता है। तो ये मुख्य रूप से हमें पत्तेदार सब्जियां और बैक्टीरिया कुछ हमारे शरीर में होते हैं वो बनाते हैं। तो ये प्रोथ्रोम्बिन के लिए किसका जरूरी होता है? विटामिन के का। अगला है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें से क्या चीज को दिखाता है? तो सामान्य जो हम लोग के जीन्स होते हैं उनके दो रूप होते हैं, यानी दो एलील होते हैं। मानव का जो रक्त समूह है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है? एबीओ रक्त समूह के एक ही जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके तीन अलग अलग एलील होते हैं। एक एलील होता है आई ए, दूसरा आई बी और तीसरा आई बस होता है। तो जब किसी लक्षण के दो से अधिक विकल्प होते हैं उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अगला है सुगंधित अमीनो एसिड की पहचान कीजिए, यानी एरोमेटिक एमिनो एसिड इनमें से कौन है? तो कुछ एमिनो एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर एक बेंजीन रिंग होता है, जिसकी वजह से उसमें सुगंध या एरोमेटिसिटी आ जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा सही है? फिनाइल एलेनिन। ये एक आवश्यक एमिनो एसिड है जिसके साइड चेन में एक फिनाइल रिंग जुड़ा होता है। अन्य प्रमुख अगर एरोमेटिक एमिनो एसिड की बात की जाए तो कौन आता है? हमारा ट्रिप्टोफैन आता है। ल्यूसीन और वैलिन जो है ये कैसे हैं? ये एलिफैटिक एमिनो एसिड है जिसमें रिंग नहीं होता है। अगला सवाल है पिट्यूटरी हार्मोन का स्राव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसका भी एक मास्टर होता है। वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो पिट्यूटरी को कौन सा हार्मोन ये रिलीज करेगा या नहीं करेगा इसका आदेश भेजता है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये मास्टर है मास्टर ग्लैंड का। तो हमेशा याद रखना है पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है शरीर में कौन सा मैक्रोमोलेक्यूल सबसे अधिक कैलोरी ऊर्जा देता है? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर 1 ग्राम लिपिड का ऑक्सीकरण किया जाए तो उससे 9.3 कैलो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होता है। अगर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बात किया जाए, ग्लूकोज प्रोटीन का बात किया जाए, तो इनसे 4.1 किलो कैलोरी का ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रति ग्राम ऊर्जा देता है। तो इसी कारण सबसे पहला कौन आता है? लिपिड आता है। तो इनका वैल्यू भी याद रखना है कि कभी कभी पूछा जाता है ग्लूकोज से कितना एनर्जी मिलेगा या लिपिड से, या कंपेरेटिव पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लिपिड देता है। इसी के कारण बस शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा के लिए फैट को स्टोर किया जाता है। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा है प्रतिलोमित शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? तो बच्चों इन्वर्ट शुगर सुक्रोज को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये लाइट को घुमाने का दिशा बदल देता है। पहले जिस डायरेक्शन में लाइट को ये घुमाता था अब दूसरे डायरेक्शन में घुमाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है जो किसका बना होता है? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का बना होता है। तो जब इसे तोड़ा जाता है तो प्राप्त मिश्रण में मूल सुक्रोज की तुलना क्या होती है? अधिक मीठा होता है और लाइट को मूव करने का भी डायरेक्शन अलग होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल सुक्रोज का नाम बताइए। तो हनी जो होती है, शहद होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक इन्वर्ट शुगर का। तो इसको भी याद रखना है कि हनी क्या है? एक इन्वर्ट शुगर है और उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो बच्चों एक रिएक्शन होता है क्रेब साइकिल में जिसमें साइट्रेट बदल जाता है किसमें? आइसोसाइट्रेट्स में। और इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? एकोनाइटेज एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ सब सवाल क्या पूछ रहा है? इस एंजाइम का कोफैक्टर क्या होता है? तो बच्चों जो एकोनाइटेज एंजाइम है इसके रिएक्शन के लिए इसको किसका जरूरत पड़ता है? आयरन का। तो इसमें फेरस आयन सीधे तौर पर साइट्रेट को पकड़ने और उसे बदलने में मदद करता है। इसके बिना क्रेब साइकिल आगे नहीं बढ़ सकता। अगला है एक एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस में शामिल होता है। चार है, इसमें से ग्लाइकोलिसिस का कौन एंजाइम है? तो ये है पाइरूवेट काइनेस। तो पाइरूवेट काइनेस लास्ट स्टेप जो होता है
जो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से लास्ट स्टेप में क्या होता है, फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट किस में बदल जाता है, पाइरूवेट में। तो इस प्रक्रिया के दौरान एटीपी का भी निर्माण होता है और इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें किसका रोल है, पाइरूवेट काइनेस का। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित ऊतकों में निम्नलिखित टिश्यू में पाया जाता है सिवाय, इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि किस में पाया जाता है, ये तो है लेकिन किस में नहीं पाया जाता। तो बच्चों ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है, लीवर में होता है और किडनी में होता है। कहाँ नहीं पाया जाता है, ब्रेन में। तो ब्रेन में नहीं पाया जाता, वही यहाँ पूछा जा रहा है। अगला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी में प्रोटीन पाचन का, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, कि इस जटिल भोजन को सरल में तोड़ना। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के, जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइमों से टूटते हैं और अंत में क्या बन जाता है, फ्री एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर नई सेल्स में जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एमिनो एसिड। अगला है एंजाइम पेप्सिन के लिए अनुकूलित पीएच क्या होता है। तो बच्चों ये किस पीएच में क्या काम करता है, एसिडिक पीएच में। तो इसका बेस्ट काम करेगा जब पीएच 1 से 2 के बीच में होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए किस बंधन यानी कौन से बॉन्ड का जरूरत होता है। तो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको स्थिर रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत होता है। तो ये बॉन्ड क्या करता है, पूरे चेन को एक घुमावदार स्प्रिंग जैसा आकार देता है, जिससे क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स कहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन अल्फा हेलिक्स से ही है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो पूछा जा रहा है कि एक हेलिक्स में कितने एमिनो एसिड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 3.6। तो एक हेलिक्स को पूरे घुमाव को पूरा करने के लिए लगभग 3.6 एमिनो एसिड का आवश्यकता होता है। और इस घुमाव की अगर कोई दूरी पूछे तो वो क्या होता है, 0.54 नैनोमीटर होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें टोटल कितने एमिनो एसिड होते हैं या इसका डायमीटर कितना होता है। अगला सवाल है, स्तनधारी कोशिकाओं यानी मैमेलियन सेल्स में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला फ्री न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मुख्य अणु है जो हर कोशिका के लिए क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है। अन्य न्यूक्लियोटाइड जैसे एनएडी, जीटीपी या एफएडी ये एंजाइम के रूप में ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एटीपी की तुलना में बहुत कम होते हैं। जब वृषण अंडाकोश में नहीं उतरता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसको क्रिप्टोचाइडिज्म कहते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म भी कहते हैं। ये एम्ब्रियो के विकास के दौरान जब टेस्टिस पेज से नीचे अंडकोश में आता है, लेकिन कभी कभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में जहाँ एक या दोनों टेस्टिस अपनी सही जगह पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि टेस्टिस को शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान जरूरी होती है। इसीलिए इस स्थिति के समय पर इलाज ना हो तो इसमें इनफर्टिलिटी आ जाता है। यहाँ एक और ऑप्शन लिखा गया है, कैस्ट्रेशन। इसका अर्थ होता है टेस्टिस को काटकर अलग करना होता है, जो इससे बिल्कुल अलग है। अगला है जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है। तो जो बच्चों जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के मौजूदगी के आधार पर किया जाता है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इनके रेड ब्लड सेल्स पर दो एंटीजन होते हैं। इनके ब्लड सेल्स को देखा जाए तो इसके सरफेस पे क्या होंगे, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इसी कारण से ए बी रक्त समूह वाले लोग किसी भी अन्य ग्रुप से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट होने के लिए जरूरी क्या होता है, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सही आंसर क्या है, सिंपल होने के लिए या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा होमोपॉलीसेक्राइड है। तो होमोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जो एक ही प्रकार के शुगर यूनिट से बने होते हैं बार बार जोड़ के। तो इसका यहाँ सही आंसर क्या है, काइटिन। काइटिन केवल किसका बना होता है, एन एसिटाइल
ग्लूकोसामीन का बना होता है। तो याद रखना है, काइटिन किसका बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। ये लंबी श्रृंखला में बना होता है। ये फंजाई का जो सेल वॉल होता है या इंसेक्ट का जो बाहरी स्केलेटन के निर्माण में हेल्प करता है। इसके विपरीत जो हिपैरिन है, कॉन्ड्रिन है, ये सब क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के इकाई जुड़ के बनते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा एलोस्टेरिक रेगुलेटर हेल्प करता है अनलोडिंग ऑक्सीजन को पेरिफेरल टिश्यू में? तो बच्चों, जब टिश्यू सक्रिय होता है तो वो CO2 और लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, लो पीएच हो जाता है। तो कम पीएच होने पर हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की प्रति एफिनिटी कम हो जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन को आसानी से टिश्यू में छोड़ देता है। इसे बोर इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लो पीएच। अगला है, हृदय की विद्युत गतिविधि हृदय के किस भाग द्वारा उत्पन्न होती है? जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट है वो कौन सा पार्ट जनरेट करता है? तो इसका आंसर क्या है? एसे नोड, सीनो आर्ट्रियल नोड। ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? राइट आर्ट्रियम में स्थित होता है। ये एक कोशिकाओं का समूह होता है। इसको और क्या कहते हैं? इसको नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? जो आवेग होते हैं उसको बढ़ाता है, करंट को आगे बढ़ाता है, जिससे पूरा हृदय क्या करता है? धड़क पाता है। बच्चों, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में PQRS होते हैं। तो पी वेव का क्या मतलब है? तो अगर ईसीजी मशीन हृदय की विद्युत हलचल को कागज पर तरंगों के रूप में दिखाए, तो प्री हृदय चक्कर की पहली लहर होती है। ये दर्शाता है कि ऐसे नोड से करंट निकलकर दोनों आर्टरियों में फैल गया, जिससे वो क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है? QRS कॉम्प्लेक्स आता है, जिसे वेंट्रिकल्स को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डीपोलराइजिंग आर्ट्रिया का डीपोलराइजेशन। तो ये किसको शो करता है? पी वेव से। अगला सवाल है, माइलिन शीथ का क्या कार्य है? जो नर्व्स होते हैं बच्चों, उसके ऊपर एक माइलिन शीथ का कोटिंग होता है, चारों तरफ इंसुलेट, जैसे बिजली के तार के ऊपर आप लोग देखे होंगे एक कोट किया जाता है। तो ये एक्सान को चारों तरफ से घेरते हैं। इसका मेन वजह क्या है? कि जो इसके इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जाएंगे उसके स्पीड को बढ़ाना होता है। जो बच्चों एक्शन पोटेंशियल होता है, जब सिग्नल मिलता है तो नर्व क्या करता है? उस सिग्नल को आगे बढ़ता है। इसके लिए कौन सा आयन रिलीज होता है? तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या है? सोडियम आयन। तो एक न्यूरॉन के फायर होने या संदेश भेजने के लिए आयनों का प्रभाव जिम्मेदार है। जब एक न्यूरॉन उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है, तो उसकी झिल्ली पे मौजूद सोडियम चैनल खुल जाता है और बाहर मौजूद सोडियम तेजी से सेल के अंदर भागते हैं, जिससे सेल का चार्ज बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की गति में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर शामिल होता है? तो बच्चों, जब एक तंत्रिका संकेत मांसपेशी तक पहुंचता है तो तंत्रिका के छोर से एसिटिल कोलिन निकलता है। ये रसायन मांसपेशी की सतह पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ता है। इसी जुड़ाव के कारण मांसपेशी में कंट्रैक्शन शुरू होता है। अगला सवाल है, कौन सी प्रक्रिया भोजन को ग्रासनली, पेट और आंतों के माध्यम से नीचे निचोड़ता है? तो बच्चों, पाचन तंत्र में भोजन अपने आप नीचे नहीं गिरता, बल्कि उसे मांसपेशी की लहरों द्वारा धकेला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस कहते हैं। पाचन नली की दीवारों में होने वाला एक लयबद्ध संकुचन और फैलाव होता है। ये प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण के बिना भी काम करता है, यानी आप उल्टा लेट कर भी खाना निगल सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि भोजन ग्रासनली से पेट और फिर आंतों की तरफ एक ही दिशा में बढ़े। अगला सवाल है, चिकनी यानी स्मूथ मसल्स में संकुचन होता है इच्छा से, अनिच्छा से, दोनों से, या कोई नहीं? तो हमारे शरीर में बच्चों तीन प्रकार की मांसपेशियां होती है, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, ये अपने आप अनैच्छिक रूप से काम करते हैं। तो ये हमारे आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंत, ब्लड वेसल्स, मूत्राशय की दीवारों में पाई जाती है। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए ये हमारी इच्छा के बिना लगातार अपना काम करती रहती है। इसके विपरीत जो स्केलेटल मसल होते हैं, उनको हम अपनी मर्जी से हिलाते डुलाते हैं।
अगला सवाल है, मांसपेशियों यानी मसल्स में कौन से सेल भरे होते हैं जिसका काम क्या है, कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसका काम कोशिकीय श्वसन में है। तो बच्चों, इसका आसान आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का क्या होता है, पावर हाउस होता है। चूंकि मांसपेशियों को बहुत अधिक काम करना पड़ता है, इसके लिए उनकी कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है। बच्चों, अगला शरीर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के मांसपेशी ऊतक मौजूद होते हैं। तो मानव शरीर की सभी मांसपेशियां उनकी संरचना और कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्केलेटन मसल्स होते हैं जो हड्डियों से जुड़ी होती है। दूसरा क्या होता है, स्मूथ मसल होता है जो पेट आंत वाले मसल्स होते हैं जो अनैच्छिक होते हैं। और तीसरा क्या होता है, कार्डियक मसल्स होते हैं जो केवल हृदय में पाया जाता है। तो इसको याद रखना है कि हमारे शरीर में तीन टाइप के मसल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने के दौरान डायफ्राम की मांसपेशियों में क्या होता है। तो बच्चों, ये सिकुड़ती है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर चपटा हो जाता है। इससे छाती की गुहा क्या हो जाती है, आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में हवा के लिए जगह बनता है। जब सांस हम लोग छोड़ते हैं, ये वापस अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। अगला सवाल है, ट्राइकस्पिड भाल्व किसके बीच में मौजूद होता है। तो बच्चों, हृदय में भाल्व ये सुनिश्चित करता है कि रक्त हमेशा एक ही दिशा में बहे और वापस ना आ जाए। तो जो ट्राइकस्पिड भाल्व है, ये हृदय के दाहिने हिस्से में होता है। ये रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में भेजने के लिए होता है, लेकिन निलय के सिकुड़ने पर रक्त को वापस आलिंद में जाने से रोकता है। इनमें से कौन सा उक्त रक्तचाप को इंगित करता है। तो बच्चों, रक्तचाप दो नंबर यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में मापा जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 माना जाता है। यहाँ 85 दिया हुआ है। अगर ये लगातार 140 या 90 से 140 90 या 140 100 से ऊपर रहता है, तो इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इस केस में हमारा ऑप्शन डी सही है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन यानी लसिकाबद्ध अंग है। तो बच्चों, जो स्प्लीन होता है, तिल्ली, वो क्या होता है, हमारा ब्लड बैंक होता है। और इसको और क्या कहते हैं, आरबीसी का कबरगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्योंकि ये पुराने और खराब हो चुके रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को छानकर अलग करता है। साथ ही ये भारी मात्रा में लिम्फोसाइट का निर्माण भी करता है जो हमें संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्राम झिल्ली क्षमता यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। तो बच्चों, जब जो हमारा न्यूरॉन होता है, जब वो कोई संकेत नहीं भेज रहा होता है, तब उसके अंदर और बाहर के चार्ज में अंतर होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो एक शांत न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के आर पार मापा जाता है। इसका औसत वैल्यू होता है -70 मिली वोल्ट, जिसका अर्थ है कोशिका के अंदर का हिस्सा बाहर की तुलना में नेगेटिव है। ये पोटेशियम और सोडियम आयनों के असंतुलन के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक हार्मोन है। तो बच्चों, हार्मोन विशिष्ट ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट होते हैं। ये क्या कहते हैं, इसे केमिकल मैसेंजर कहते हैं। और ये इसका काम क्या है, प्राइमरी मैसेंजर भी है। क्योंकि ये कोशिका के बाहर से पहला संकेत लेके आता है और ये रक्त के माध्यम से दूर स्थित अंगों तक पहुंचता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बोथ बी एंड सी। अगला सवाल है, मसल फाइबर के फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, जो काम करता है। तो बच्चों, इसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर में बच्चों दो लाइंस के बीच के हिस्से को कहा जाता है। इसमें एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। जब हजारों सार्कोमियर एक साथ जुड़ते होते हैं, तभी पूरा मांसपेशी क्या होता है, संकुचित होता है और हम गति कर पाते हैं। अगला है, मांसपेशियां हड्डी से किसके माध्यम से जुड़ी होती है। तो इसका सब आंसर क्या है बच्चों, टेंडन। टेंडन क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो रस्सी जैसी संरचना बनाते हैं। ये मांसपेशियों के खिंचाव को हड्डियों तक पहुंचाती है, जिससे हम चल फिर पाते हैं। ध्यान रहे, लिगामेंट क्या होता है, ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम किसका है, टेंडन का। अगला क्वेश्चन है, पेट यानी स्टमक में इनमें से किस चीज का पाचन होता है। तो पेट में बच्चों, स्टमक में पेप्सिन नाम का शक्तिशाली एंजाइम होता है और हाइड्रोक्लोरिक
एसिड होते हैं। ये दोनों मिलकर किसको तोड़ते हैं? ये प्रोटीन के जटिल टुकड़ों पेप्टाइड्स को तोड़ने में मदद करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य पाचन छोटी आंत में होता है, तो याद रखना है स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियों के तंतु होते हैं अनैच्छिक, थकान न होने वाले, धारीदार या उपयुक्त सही। तो हृदय की मांसपेशियां यानी कार्डियल मसल्स क्या होते हैं? अनैच्छिक होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होती है। ये हमारे नियंत्रण के बिना जीवन भर धड़कती है। इसमें क्या होता है? थकान ना होने वाला, ये कभी थकते नहीं, ये हमेशा काम करते हैं। इनमें भारी मात्रा में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें क्या होते हैं? धारीदार होते हैं। इसमें कंकाल मांसपेशिया की तरह धारियां दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फास्फोइनल पाइरूवेट को साइट्रेट में बदलने में कितने एटीपी बनते हैं? तो बच्चों, ये ग्लाइकोलिसिस और केप साइकिल के बीच का कड़ी होता है। इस यात्रा में क्या होता है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम होता है, वो इस रिएक्शन में शामिल होता है, जिससे क्या बनते हैं? दो NADH बनते हैं। तो जब ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो हर NADH से कितना एटीपी बनता है? 3 ATP। तो यहाँ 2 NADH है, तो टोटल कितना एटीपी बनेगा? 6 ATP। तो इसका सही आंसर क्या होगा? D6। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन के लिए सबस्ट्रेट होते हैं सिवाय। तो ट्रांसएमिनेशन बच्चों एक रिएक्शन होता है जहां एक एमिनो ग्रुप को एक अणु से दूसरे अणु पर स्थानांतरित होता है। लेकिन कुछ एमिनो एसिड इस रास्ते पे नहीं चलते, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? थ्रियोनिन। इसके साथ भी और क्या होते हैं? लाइसिन होते हैं और प्रोलीन होते हैं, जो क्या करते हैं? जो सीधे तौर पर ट्रांसएमिनेशन में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में पेट में दूध प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होता है जिसे जानना चाहिए। जो बच्चे होते हैं और वयस्क में दूध का पाचन बिल्कुल अलग होता है। शिशु में दूध जमाने के लिए रेनिन एंजाइम होता है, लेकिन वयस्कों में ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो एक वयस्क के शरीर में दूध का मुख्य प्रोटीन क्या होता है? कैसीन। तो कैसीन पचाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पेप्सिन। तो यहाँ सही आंसर क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एक एसिडिक माध्यम में कैसीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो अगर बच्चों का पूछे तो वहाँ रेनिन होता, वयस्कों के लिए क्या होगा? पेप्सिन। जो अगला क्वेश्चन प्रोटीन स्ट्रक्चर से है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट किसके उदाहरण है? ऐसे क्वेश्चन हर साल बहुत आते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन की संरचना 4 स्तरों में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सनरी और क्वाटरनरी। तो जब अमीनो एसिड की एक सीधी श्रृंखला हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मुड़ने लगती है तो इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक स्प्रिंग जैसा आकार ले ले तो उसको क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। और एक मुड़ी हुई चादर जैसा हो तो उसको बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका होता है? बस एमिनो एसिड के लगातार श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल अणु है। तो बच्चों, रासायनिक रूप से कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? स्टेरॉयड्स होते हैं या स्टेरॉयड्स कहा जाता है। इसमें 4 कार्बन रिंग का एक विशेष ढांचा होता है। ये कोशिका के सेल मेम्ब्रेन को लचीला और विटामिन डी एवं अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? स्टेरॉयड होता है। अगला सवाल है, बीटा ऑक्सीकरण यानी बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम कहाँ जा पाए जाते हैं? तो बच्चों, फैट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें क्या होते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड को ऊर्जा में बदलने के लिए इसको कोशिका द्रव्य से कहाँ जाना पड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले एसिटाइल क्लोए वापस क्रेब्स साइकिल में जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसका सेंटर होता है। तो याद रखना है बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है, सेलुलोज किसके अणुओं से बना होता है? तो बच्चों, सेलुलोज से हर साल क्वेश्चन आता है। सेलुलोज पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में जैविक बहुलक है, जो क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है। तो पहला तो सेलुलोज पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल है। तो सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। और कौन से ग्लूकोज होते हैं? बीटा 1,4 बीटा ग्लूकोज होते हैं, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। स्टार्च में क्या होता है? ये अल्फा ग्लूकोज से बना होता है।
तो याद रखना कि सेलुलोज किसका बना है, बीटा ग्लूकोज का, और जुड़ते किससे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अगला सवाल है गैलेक्टोज किसका मुख्य घटक है। तो बच्चों लैक्टोज जो होता है दूध में पाई जाने वाली जो शुगर है उसको लैक्टोज कहते हैं। ये दो सरल शुगर्स का बना होता है, लैक्टोज एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज का बना होता है। तो गैलेक्टोज मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो गन्ने का जूस है यानी सुक्रोज वो किसका बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो गैलेक्टोज किसका पार्ट है, मिल्क शुगर का। अगला सवाल है प्रतिस्पर्धी अवरोध में अवरोधक है, इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द इनिबिटर इज, एक एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट की बेस होने वाला ये एक रेस होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अवरोधक की जो संरचना है वो असली सबस्ट्रेट से बहुत मिलता जुलता है। तो मान लीजिए ये कोई एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, रिएक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए जो सबस्ट्रेट है उसी के तरह दूसरा कोई अवरोधक आ गया, तो ये भी इसमें फिट हो जाएगा और रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए एंजाइम का जो एक्टिव साइट पर कब्जा है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा चालू रहता है। तो यहाँ क्या होगा, एंजाइम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अगला सवाल है एसिटाइल कोए का निर्माण किससे होता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त पाइरुवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोलेशन द्वारा इसमें बदलाव आता है। तो ये पाइरुवेट से बन सकता है, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से भी ये बन सकता है, और कीटोन बॉडीज भी टूटकर क्या बना सकते हैं, एसिटाइल कोए दे सकते हैं। तो एसिटाइल कोए उपयुक्त सभी से बन सकता है। अगला है एक ही एंजाइम के कई रूपों को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इनको क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम्स कहते हैं। आइसो एंजाइम की संरचना तो अलग अलग होती है लेकिन वो समान प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। अक्सर शरीर के अलग अलग टिश्यू में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कभी कभी उदाहरण भी पूछता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसके 5 अलग अलग आइसोजाइम होता है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को नोट कर ले, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीलिया यानी जॉन्डिस किस प्रकार का बीमारी है। तो बच्चों यद्यपि इसके लक्षण हमको कहाँ दिखते हैं, आंखों पर या त्वचा पर देखते हैं, लेकिन इसकी जड़ कहाँ से जुड़ी होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती है। पीलिया तब होता है जब लीवर बिलीरुबिन को सही से संसाधित नहीं करता है, बिलीरुबिन का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बीमारी कब होती है, जब बिलीरुबिन का गड़बड़ अमाउंट बनने लगे। कहाँ बनता है ये, लीवर में, और लीवर किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसीलिए पीलिया किस प्रकार का विकार है, पाचन तंत्र से जुड़ा विकार है। और जो बिलीरुबिन होता है इसके रक्त में बढ़ने से ही त्वचा और आंखों का रंग क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। अगला है एटीपेज गतिविधियां कहाँ होती है। तो बच्चों मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ये ऊर्जा इसी एंजाइम द्वारा मुक्त की जाती है। तो बच्चों मायोसिन फिलामेंट के जो हेड वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, एटीपेस एंजाइम की गतिविधि होती है। तो मायोसिन फिलामेंट में क्या होता है, एटीपेस एक्टिविटी होती है। ये एंजाइम एटीपी को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़कर उसे खींच पाता है। बिना इस ऊर्जा के मांसपेशी में संकुचन संभव नहीं है। अगला सवाल है हेनले लूप कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों हेनले लूप जो किडनी की यूनिट होती है नेफ्रा, उसका हिस्सा होता है। तो किडनी के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है बाहर का कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आंतरिक मेडुला। तो हेनले का लूप कहाँ होता है, इसी मेडुला के अंदर होता है। इसका मुख्य क्या क्या है, जो यूरिन होता है उसको क्या करना, कंसंट्रेट करना, गाढ़ा करना, और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। तो ये भी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने अपने आहार में बड़ी मात्रा में प्रोटीन लिया है, तो वो अधिक उत्सर्जित क्या, कौन सा केमिकल ज्यादा उत्सर्जित करेगा। तो प्रोटीन के पाचन से सीधे तौर पर नाइट्रोजन बनता है। तो प्रोटीन टूटने पर अमीनो एसिड बनते हैं और इसके डीएमिनेशन से क्या बनता है बच्चों, अमोनिया बनता है। तो लीवर इस अमोनिया को क्या करता है, कम जहरीला बनाने के लिए किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। इसलिए अत्यधिक प्रोटीन खाने का मतलब है अधिक यूरिया का निर्माण और उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या है, यूरिया।
तो एक मांसपेशी के फाइबर में कैल्शियम कहाँ संग्रहित होता है? तो बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या करता है? कैल्शियम का स्टोर हाउस है। यही कैल्शियम मांसपेशी के सिकुड़ने में मदद करता है। यूरिया चक्र मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो बच्चों, यूरिया कहाँ से निकलती है? किडनी से बाहर निकलती है, लेकिन इसका निर्माण कहीं और होता है। तो जो यूरिया साइकिल है, जिसको क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम्पल में पूछा जाता है। इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? लीवर यानी यकृत में होता है। ये शरीर की अमोनिया को यूरिया में बदलकर उसे सुरक्षित बनाता है। तो लीवर से ये यूरिया खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है, जहां इसे मूत्र के रूप में हम लोग बाहर निकालते हैं। इसी कड़ी में अगला सवाल है, यूरिया चक्र का अंतिम प्रोडक्ट क्या है? तो यूरिया साइकिल से क्या बनता है? यूरिया बनता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस चक्र का मुख्य उद्देश्य है शरीर के हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकालना। ये चक्र अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू होता है। चक्र के अंत में यूरिया और ऑर्निथिन बनता है। ऑर्निथिन वापस साइकिल में चला जाता है, जबकि यूरिया रक्त के माध्यम से किडनी तक पहुंच के फिर मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाल्व हृदय में होता है जो बाएं वेंट्रिकल से बाएं आलिंद में रक्त के ब्लैक फ्लो को रोकता है? तो हृदय का जो बच्चों बायां हिस्सा है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इसीलिए यह भाल्व का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो बच्चों, यहाँ कौन सा भाल्व होता है? मिट्रल भाल्व होता है, जिसे बाइकस्पिड भाल्व भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए कि मिट्रल भाल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड भाल्व। तो जब बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो ये भाल्व बंद हो जाता है, ताकि रक्त वापस ऊपर आलिंद में न जाए। ये सुनिश्चित करता है कि सारा रक्त आयोटा के जरिए शरीर की ओर ही जाए। अगला सवाल है, श्वसन तंत्र के किस भागों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो बच्चों, नाक, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ये सब क्या होते हैं? ये सब हवा को पहुंचाने का रास्ता होते हैं। लेकिन असली काम कहाँ होता है? एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई छोटे छोटे अंगूर जैसी थैलियाँ होती है, जो फेफड़ों के अंत में पाई जाती है। इनकी दीवार बहुत पतली होती है और कैपिलरीज से घिरी रहती है। यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल के फेफड़े में आती है। तो एल्वुला ही असली रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, जहां गैस एक्सचेंज होता है। हेमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो बच्चों, हेमोग्लोबिन को हम अक्सर केवल ऑक्सीजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये दो काम करता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में टिश्यू तक ले जाता है। साथ ही ये टिश्यू से लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बो हेमोग्लोबिन के रूप में वापस फेफड़े तक लाता है। ये गैसों का आदान प्रदान और रक्त के पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो आंसर क्या है? ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चों, अगला सवाल है, मांसपेशी के संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो जब मांसपेशी की कोशिकाओं को संकेत मिलता है, तो उसके अंदर कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। तो ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ता है, जिससे मांसपेशी के तंतु एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पे फिसल पाते हैं। बिना कैल्शियम के मांसपेशी में रिलैक्स्ड अवस्था में रहेगी और हम हिलडुल नहीं पाएंगे। जो अगला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये एक क्या होता है? ट्रायोज होता है, जिसका अर्थ है इसमें केवल 3 कार्बन परमाणु है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, इसमें कितने होते हैं? ये 6 कार्बन वाली शर्करा है, जो तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल है। तो बायोकेमिस्ट्री में ग्लिसरॉल्डिहाइड को अन्य सभी शर्कराओं की संरचना के लिए एक स्टैंडर्ड माना जाता है। बच्चों, अगला सवाल है, थक्का बनने के लिए कौन सा रक्त घटक जिम्मेदार है? तो प्लेटलेट्स जो बच्चों होते हैं, ये रक्त की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जो चोट वाली जगह पर इकट्ठा होकर एक प्लग बनाती है। ये विशेष रसायन छोड़ती है, जो रक्त को थक्का जमाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। बिना प्लेटलेट्स के एक मामूली खरोच से भी शरीर का बहुत सारा खून बह सकता है। तो याद रखना है कि सेल्स की बात की जाए तो वहाँ प्लेटलेट्स होगा। अगला सवाल है, न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेश प्राप्त करता है? तो बच्चों, एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसी एंटीना की तरह संकेतों को पकड़ता है। इसका जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूरॉन की कोशिका सेल बॉडी से निकलती है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो इसमें बड़ा सा एक्सॉन होता है, बीच में सेल बॉडी, और पतली पतली क्या होती है? बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं।
तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी से निकलने वाली शाखाएं जैसी रचना है, इनका मुख्य कार्य क्या है? अन्य न्यूरॉन से क्या करना? सिग्नल को रिसीव करना और आगे बढ़ाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? तो बच्चों, पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हजारों सरल शर्कराओं से जुड़ने पड़ते हैं। तो इसमें यह क्या है? ग्लाइकोजन यहाँ सही आंसर है। ग्लाइकोजन जानवरों और मनुष्य में ऊर्जा संचय का मुख्य रूप है, जो लीवर और मसल्स में जमा होता है। हमेशा पूछा जाता है कि ये कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखना है लीवर और मसल्स में होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड है। जबकि सुक्रोज क्या है? ये डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त वसा अम्लों में कमी होती है, किसकी कमी होती है? तो संतृप्त शब्द का अर्थ है कि ये है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की कोई कमी नहीं है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनमें कार्बन की सभी वैलेंसी हाइड्रोजन परमाणुओं से पूरी होती है, मतलब ये तृप्त रहते हैं, सैचुरेटेड होती है। इसीलिए इनमें क्या नहीं होता? डबल बॉन्ड नहीं होता। तो कमी किसका होता है? डबल बॉन्ड का। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसी वजह से ये वसाएं जैसे घी या मक्खन सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहती है। अगला है, प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कौन सा बॉन्ड जिम्मेदार है? तो बच्चों, प्रोटीन की लंबी अमीनो एसिड श्रृंखला जब मुड़ने या कुंडलित होती है तो उसे स्थिरता की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न हिस्सों के बीच बनते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा लिटिल शीथ के बीच में। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्राथमिक संरचना के लिए इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए। हाइड्रोजन किसके लिए है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। जो प्रोटीन के अंतिम 3D आकार होता है उसको कौन डिसाइड करता है? इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगला सवाल है, एंजाइम गतिविधि के लिए आवश्यक गैर प्रोटीन घटक के लिए क्या शब्द है? तो कई एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें हेल्पर अणु का आवश्यकता होता है जो प्रोटीन नहीं होते। यदि ये गैर प्रोटीन हिस्सा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कोएंजाइम कहा जाता है। जैसे विटामिन होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहेंगे। कभी कभी कुछ धातु होते हैं जैसे जिंक और आयरन, ये भी एंजाइम से जुड़ जाते हैं, तो तब इन्हें कोएंजाइम नहीं कहते, तब इनके लिए क्या यूज होता है? को फैक्टर कहते हैं। तो बिना इस घटक के एंजाइम अधूरा है। तो जब एंजाइम अधूरा हो तो अधूरे एंजाइम को क्या कहते हैं? एपोजाइम कहते हैं। एपो मतलब विदाउट, तो बिना एंजाइम के एपोजाइम कहते हैं। और जब हेल्पर के साथ जुड़ने पर ये पूर्ण होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? होलोजाइम कहा जाता है, एक कंप्लीट एंजाइम। तो यहाँ का आंसर होगा कोएंजाइम, क्योंकि ये गैर प्रोटीन घटक है। कोई तत्व होता तो क्या होता? जिंक या आयरन, तो कोफैक्टर हो जाता है। और बिना हेल्पर के एपोजाइम है और पूरा जुड़ जाएगा तो होलोजाइम है। फॉस्फेट समूह को हटाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो बच्चों, कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना और हटाना एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो जो एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को हटाते हैं उनको क्या कहते हैं? फॉस्फेटेस कहते हैं। ये हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत काइनेस क्या होते हैं? जो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं। जो जोड़ेगा उसको क्या कहते हैं? काइनेस। जो हटाएगा उसको फॉस्फेटेस कहते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम जो संयोजक बंधों द्वारा सबस्ट्रेट के बंधन को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम दैट कैटलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एंजाइम कोशिका का फेविकॉल कहलाता है। इसका क्या नाम है बच्चों? लाइगेस होता है। लाइगेस अक्सर एटीपी का उपयोग करके दो बड़े अणुओं के बीच एक रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं। इनका सबसे फेमस उदाहरण क्या है? डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस क्या करता है? ये जेनेटिक इंजीनियर में डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ता है। लाइएसिस क्या करता है? लाइएसिस तोड़ता है। हाइड्रोलेस क्या करता है? ये भी तोड़ता है। ये पानी की मदद से अणुओं को विभाजित करता है। अगला सवाल है, इस परिस्थिति में एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी। तो बच्चों, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ना शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि हमारी एंटीबॉडी बाहरी एंटीजन पर हमला कर देती है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो टाइप ओ व्यक्ति के रक्त में क्या होगा? एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती है।
तो बच्चों, यदि उसे टाइप ए रक्त दिया जाता है इस केस में, तो क्या होगा, उसकी एंटी ए एंटीबॉडीज आने वाले ए एंटीजन वाली कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देंगी। तो बाकी जो विकल्प है वो तीनों विकल्प गलत है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो ओ से रक्त ले सकता है। विकल्प ए भी गलत है, क्योंकि ए क्या होता है, यूनिवर्सल, ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस मास्टर कंट्रोलर, लेकिन कुछ हार्मोन सीधे पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, पीआरएच, सीआरएच और टीआरएच। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी को आदेश के लिए छोड़े जाते हैं। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सीधे तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इसको याद रखना है, एंटीरियर पिट्यूटरी से साबित होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, बी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बच्चों, एक और बात याद रखना है, हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो छोड़कर पिट्यूटरी को प्रेरित करता है, जिसके बाद पिट्यूटरी क्या करेगा, एफएसएच रिलीज करेगा। तो हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी को क्या बनाता है कि तुम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो। अगला सवाल है, दायां गुर्दा बाएं गुर्दे से थोड़ा नीचे क्यों होता है। तो बच्चों, हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है, यकृत यानी लीवर होता है। यकृत के बड़े आकार के कारण दाएं गुर्दे को नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। यही कारण है कि बायां गुर्दा दाएं की तुलना में थोड़ा ऊंचा स्थित होता है। तो शरीर की ये एनाटॉमी सभी अंगों को सीमित जगह फिट करने के लिए होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, दाएं गुर्दे पर यकृत द्वारा काफी जगह घेरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामान्य न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे तक संदेश भेजते हैं। जो एसिटिल कोलिन होता है, वो मांसपेशियों यानी मसल कंट्रैक्शन के संकुचन के लिए जिम्मेदार है। जो डोपामिन है, ये आपके खुशी और प्रेरणा यानी रिवार्ड के लिए जिम्मेदार है। सीरोटोनिन हमारे नींद और मूड के लिए जिम्मेदार है। तो ये सभी क्या है, तंत्रिका तंत्र को सुचारू से चलाने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी के संकुचन के दौरान अपनी लंबाई नहीं बदलती है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए बैंड। तो ए बैंड में मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं जिनकी लंबाई संकुचन के दौरान कभी नहीं बदलती। इसके विपरीत आई बैंड और एज जोन होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन एज जोन छोटे हो जाते हैं क्योंकि एक्टिन फिलामेंट अंदर की ओर खिसकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का 100 क्वेश्चन का सफर यही खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और आप किस पे और वीडियो चाहते हैं, आप कहेंगे तो बॉटनी के पेपर में भी सेकेंड सेमेस्टर का इसका ऐसा ही पीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और वीडियो बन जाएगा। या किसी टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर समय मिला तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बीएससी से रिलेटेड और हायर एजुकेशन के सारे सिलेबस के सारे वीडियो धीरे धीरे डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।